डियर स्टूडेंट, मैं रेनू चौधरी, होम साइंस, संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं बच्चे आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज स्क्रीन पे दिख रहा है प्रोटीन। हमारे शरीर के लिए प्रोटीन कितना आवश्यक है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम डेली प्रोटीन नहीं लेते हैं, अपने भोजन के द्वारा हम प्रोटीन नहीं लेते हैं, तो हमारे शरीर पे कहीं ना कहीं इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो हमारे दिन में जो हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं उनकी टूट फूट होती है, ये प्रोटीन ही उसकी रिपेयर करती है, ये प्रोटीन ही उसकी मरम्मत करती है। ठीक है, तो हमें प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पैर में सूजन आ जाता है, अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो पैर में सूजन आ जाएंगे, और जो हमारे बाल हैं, नाखून हैं, वो झड़ने लगेंगे, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा। ठीक है, और क्या है, हमें सुस्ती सी महसूस होने लगी, बार बार मुझे लगेगा कुछ मीठा खाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इसको हमें अच्छे से स्वस्थ रखने के लिए प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है। साधारण भाषा में कह लीजिए कि जब हम एक मकान बनवाते हैं, एक बिल्डिंग खड़ा करते हैं, तो उसमें सरिया, सीमेंट, छड़ की और मोरंग की ज़रूरत होती है ना। तो ये सारे चीज़ रहें, अगर उसमें सीमेंट ना रहे तो क्या आपकी बिल्डिंग खड़ा हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। वो बिल्डिंग नहीं, बिल्कुल नहीं खड़ा हो सकती है अगर सीमेंट हमारे सरिया, मोरंग और ईंट को बांध के रखती है। तो उसी तरह से हमारे शरीर को प्रोटीन बांध के रखता है। प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रोटीन नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर में जो फुर्ती है वो बिल्कुल नहीं हो सकती है और सुस्ती सी छा जाएगी। ठीक है, तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आइए चलते हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि आज हम पढ़ाएंगे आपको प्रोटीन। क्या पढ़ाएंगे? प्रोटीन। भर भर के प्रोटीन आपको खिलाने वाले हैं और आप सारे लोग खाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए प्रोटीन। 1838 में 1838 में नीदरलैंड के वैज्ञानिक मुंडलर ने अपने अनुसंधान से यह परिणाम निकाला कि हमारे शरीर में उपाचित नाइट्रोजन युक्त पदार्थ की खोज की और उसको नाम दिया प्रोटीन। उसको नाम क्या दिया? प्रोटीन। इसके बाद जर्मन के वान लीविंग एवं अन्य वैज्ञानिकों ने यह खोज किया कि हमारे भोज्य पदार्थों में एक नहीं अनेक प्रोटीन उपस्थित होते हैं। कहने का मतलब है कि 1838 में नीदरलैंड के वैज्ञानिक मुंडलर अपने अनुसंधान मतलब अपने रिसर्च के माध्यम से यह प्रमाण निकाला कि हमारे शरीर में उपाचित नाइट्रोजन युक्त पदार्थ की खोज, जो हमारे अंदर उपाचित नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है उसका नाम, उसको क्या किया इन्होंने? नाम दिया प्रोटीन। इन्होंने क्या नाम दिया? प्रोटीन। जिसके बाद जर्मन वैज्ञानिक वान लिविंग एवं अन्य वैज्ञानिकों ने यह खोज किया कि हमारे भोज्य पदार्थों में एक नहीं, हमारे भोज्य पदार्थों में एक नहीं अनेक प्रोटीन उपस्थित होते हैं। मतलब और सारे वैज्ञानिकों ने जब बताया कि हमारे जो मतलब शरीर में एक नहीं अनेक प्रोटीन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर की कोशिकाओं, हार्मोन्स एवं एंजाइम एवं प्रतिपिंड बनाते हैं। ठीक है, शरीर की प्रत्येक कोशिकाएं, रक्त अस्थियां कोशिकाओं में प्रोटीन होता है। हमारे त्वचा, बाल, नाखून में प्रोटीन उपस्थित रहता है। समस्त जीवित वस्तुओं और वनस्पति, जानवर, मानव में प्रोटीन होता है। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि प्रोटीन हमारे शरीर में कोशिकाओं, हार्मोन्स, एंजाइम एवं प्रतिपिंड, ठीक है, एंजाइम एवं प्रतिपिंड बनाते हैं। ठीक है, शरीर की प्रत्येक कोशिकाएं, रक्त अस्थियां
जो हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिकाएं होती हैं, रक्त अस्थि कोशिका में प्रोटीन होता है। हमारे रक्त अस्थि कोशिका में क्या होता है? प्रोटीन होता है। हमारे त्वचा, हमारे बाल में, हमारे नाखून में, आप देखते होंगे जब हम लोग छोटे थे तो जब नेल में वाइट वाइट सा हो जाता था तो हम लोग कहते थे क्या कि हमारे पास बहुत सारे बुद्धि है, विद्या आ गई है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें क्या है? हमारे वो प्रोटीन है, ठीक है, वो वहाँ क्या है? प्रोटीन की कमी होने लगती है, ठीक है। हमारे नाखून में प्रोटीन उपस्थित रहता है, हमारे अस्थियों में, हमारे बाल में, हमारे त्वचा में, हमारे नाखून में प्रोटीन क्या होता है? उपस्थित रहता है। समस्त जीवित वस्तुओं में, जैसे वनस्पति, जानवर, मानव में प्रोटीन होता है। मतलब जैसे वनस्पति में भी और जानवर में भी और मानव में भी क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये सारे में क्या होता है? प्रोटीन होता ही है, ठीक है। अब आगे देखेंगे। प्रोटीन का रासायनिक संगठन। जो प्रोटीन का रासायनिक संगठन है वो क्या क्या है, ठीक है। देखिए, प्रोटीन के रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। रासायनिक संगठन को हम क्या कहते हैं? केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। आप देखिए कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन का रासायनिक संगठन क्या है, इसको देखिए। प्रोटीन मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होता है। जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है? मुख्य रूप से कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। प्रोटीन एक जटिल क्या है? कोलायल्ड है, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन भी होता है। प्रोटीन में कुछ कार्बनिक तत्व भी पाए जाते हैं। प्रोटीन में क्या है? कुछ कार्बनिक तत्व भी पाए जाते हैं। वो कौन कौन से कार्बनिक तत्व हैं? लोहा, तांबा, आयोडीन। इसके अतिरिक्त सल्फर और फास्फोरस भी पाए जाते हैं। जो कार्बनिक तत्व हैं वो क्या है? लोहा है, ठीक है, तांबा है, आयोडीन है, सल्फर है। ये सारे चीज क्या हैं? सल्फर और फास्फोरस भी पाए जाते हैं। सल्फर और फास्फोरस भी पाए जाते हैं। अब देखिए, जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और सल्फर, ये कितनी मात्रा में होती हैं हमारे शरीर में, ठीक है। जो कार्बन होते हैं वो 50% होते हैं। जो कार्बन होते हैं वो 50% होते हैं। हाइड्रोजन 7% होते हैं, ऑक्सीजन 32% होते हैं और नाइट्रोजन 16, कहीं कहीं आपको दिखाई देगा 17 है और कहीं कहीं 16 है। अब 16 या 17 जो भी आप मान लीजिएगा, कहीं कहीं क्या है? 17 भी है, ठीक है, कहीं कहीं 17 भी है और 16, तो 16 17। नाइट्रोजन 16% होते हैं और सल्फर क्या है? 2 से 4% होते हैं, ठीक है। ये सारे जो कार्बनिक तत्व हैं, ठीक है, ये हमारे शरीर में जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इतनी मात्रा में हमें क्या है? हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए। आगे देखिए, प्रोटीन की सबसे सरलतम व सबसे छोटी इकाई अमीनो एसिड होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोटीन की सबसे छोटी और सरलतम इकाई क्या है, तो आप बताएंगे अमीनो अम्ल है। प्रोटीन की सबसे छोटी और सरलतम इकाई क्या है? अमीनो अम्ल है। प्रोटीन किस गुणवत्ता का होगा, अर्थात कितनी अच्छी श्रेणी में होगा? यह प्रोटीन में उपस्थित अमीनो एसिड की मात्रा, प्रकार तथा आपस में जुड़ने के तरीके पर निर्भर करता है, ठीक है। यही कारण है कि प्रत्येक प्रोटीन के गुण तथा विशेषताएं अलग अलग होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रोटीन किस गुणवत्ता का होगा, जो प्रोटीन होता है वो किस गुणवत्ता का होगा, कितनी अच्छी श्रेणी का होगा। आपको बताया है कि प्रोटीन, पूर्ण प्रोटीन भी होते हैं, अपूर्ण प्रोटीन होते हैं, आंशिक प्रोटीन होते हैं। जो पूर्ण प्रोटीन होते हैं उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो
मतलब अपूर्ण प्रोटीन होते हैं उसकी गुणवत्ता कम होती है। तो उसी की बात कर रहा है कि प्रोटीन तो है लेकिन किस गुणवत्ता के प्रोटीन है, प्रोटीन किस गुणवत्ता का है, कितनी अच्छी श्रेणी का होगा यह प्रोटीन में उपस्थित अमीनो एसिड, यह प्रोटीन में उपस्थित जो अमीनो एसिड की मात्रा है, अमीनो एसिड की मात्रा, प्रकार तथा आपस में जुड़ने के तरीके पे क्या करता है, निर्भर करता है। यही कारण है कि प्रत्येक प्रोटीन के गुण तथा विशेषताएं अलग अलग होती हैं। मतलब जो प्रोटीन के गुण होती हैं, विशेषताएं होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। कौन से प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है, आंशिक प्रोटीन है, पूर्ण प्रोटीन है, पूर्ण प्रोटीन है, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन है, ये इस पे ये क्या होता है, अलग अलग इस पे ये निर्भर करता है। आई बात समझ में? अब देखिए अमीनो अम्ल की प्रोटीन के गुणवत्ता, जो अमीनो अम्ल के प्रोटीन के गुणवत्ता होते हैं, अमीनो अम्ल जो कि प्रोटीन के गुणवत्ता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। जो अमीनो अम्ल होते हैं वो प्रोटीन के गुणवत्ता के आधार पे क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल। आपको दिखाई दे रहा है आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक, एसियल अमीनो अम्ल, नॉन एसियल अमीनो अम्ल। क्या है, एसियल अमीनो अम्ल और नॉन एसियल अमीनो अम्ल, ठीक है। मतलब आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल, दो प्रकार के हो। जो प्रोटीन अमीनो अम्ल होते हैं उनकी गुणवत्ता के आधार पर इसको दो भागों में बांट दिया गया है, आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल। अब देखिए अमीनो अम्ल की संख्या जो होती है वो टोटल कितनी होती है, 20 होती है। अमीनो अम्ल की संख्या जो होती है वो टोटल 20 होती है। जो 10 होते हैं वो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और जो 5 होते हैं उसमें अनावश्यक और आंशिक में बांट दिया गया है, ठीक है। अब देखिए आपके सामने दिख रहा है आवश्यक अमीनो अम्ल, ठीक है, आपके सामने दिख रहा है आवश्यक अमीनो अम्ल। ऐसे अमीनो अम्ल जिन्हें भोजन से लेने की आवश्यकता होती है उसे आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। जो हम भोजन से लेते हैं उसे हम क्या कहेंगे, आवश्यक अमीनो अम्ल कहेंगे। जो हम भोजन के द्वारा अपने अंदर ग्रहण करते हैं उसे हम क्या, आवश्यक अमीनो अम्ल कहेंगे, ठीक है, आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। ये वे अमीनो अम्ल एसिड हैं, ठीक है, आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं, ठीक है। जो शरीर की, ये देखिए यहाँ पे कुछ गलत आ गया है, ये नहीं रहेगा। टाइपिंग के समय कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं ना जो फिर गलतियाँ हो जाती हैं। जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, जो मतलब आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो शरीर के वृद्धि के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से शरीर का विकास अर्थात नई कोशिकाओं का निर्माण साथ ही कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत का काम प्रभावित होता है। और ये 10 प्रकार के होते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक हो, क्या है, जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक हो वो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, ठीक है। वो इनकी कमी से शरीर का विकास अर्थात नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं के निर्माण तथा साथ ही कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत का काम भी प्रभावित होता है। यह 10 प्रकार के होते हैं। मतलब जो शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है वो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। इन साथ में नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और क्या करते हैं, साथ साथ में कोशिकाओं की जो टूट फूट, मतलब जो हम दिनचर्या में काम करते हैं, डेली हम दिनचर्या में कुछ ना कुछ काम करते हैं ना, तो हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वो उनकी टूट फूट होती है। तो जब हम शाम को भोजन लेते हैं उनके द्वारा जो हमारे अंदर आवश्यक अमीनो अम्ल जाते हैं, आवश्यक प्रोटीन जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमें शाम को हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को रिपेयर करती है। तो ठीक है, ये जो होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं,
ठीक है, जो हमें भोजन से मिलता है, वो 10 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि ये 10 प्रकार के हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। बहुत लगता है कि बहुत कठिन है। अब देखिए आपको बता रहे हैं हम। आइसोल्यूसिन, पहला क्या है? आइसोल्यूसिन। ये क्या है? ये आवश्यक अमीनो अम्ल है, आइसोल्यूसिन। दूसरा क्या है? हिस्टिडीन। दूसरा क्या है? हिस्टिडीन। और क्या है? आर्जिनिन। तीसरा है आर्जिनिन, लाइसिन, मिथियोनिन, थ्रियोनाइन, ठीक है, फिनाइल एलाइन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन, वेलिन और ल्यूसिन। ये 10 प्रकार के अमीनो अम्ल। इसको हम, आपको बहुत कठिन लगेगा कि याद नहीं हो सकता है, ऐसा लगेगा ना, तो इसको हम किसी ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। जैसे ये मेरा एक ट्रिक था, आही आला मृत फ्रित बैलू, ठीक है, तो आपको इसके माध्यम से भी एक अपना ट्रिक बना लीजिए कि जिसके माध्यम से आही आला मृत फ्रित बैलू, ठीक है, तो मतलब आ से आइसोलिन, ही से हिस्टीन, आ से आर्जिनिन, ला से लाइसिन, मी से मिथियोनाइन और थ्री से थ्रियोनिन, फी से फिनाइल एलाइन और टी से ट्रिप्टोफैन, बे से बेलिन और ल्यू से ल्यूसिन। आही आला मृत फ्रित बैलो, ये सारी चीज़ें आपके अंदर, ठीक, सॉरी, इसके माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं। और ये ट्रिक मेरा है, शायद आप कुछ अच्छा ट्रिक पहला पहला शब्द लेकर के आप कोई ट्रिक अपने माध्यम से बना सकते हैं, ठीक है। आही आला मृत फ्रित बैलो, इसके माध्यम से हम इसको याद किए हैं, तो आपको लगेगा कि हमें और भी अच्छे से याद करना चाहिए या कुछ अच्छा ट्रिक अपना बना लेना चाहिए, क्योंकि जो ट्रिक होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी पहले शब्द का आप ट्रिक बना लीजिए और इजी वे में आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक। अब दूसरा क्या है? ये था आपका आवश्यक अमीनो अम्ल, ठीक है। इसी में आपका जो आवश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत आएंगे आंशिक अमीनो अम्ल, आंशिक अमीनो अम्ल। आंशिक अमीनो अम्ल, इन अमीनो एसिड के अतिरिक्त 5 अमीनो एसिड आंशिक आवश्यक होते हैं। मतलब इन अमीनो एसिड, जो ये अमीनो अम्ल होते हैं, इसके अतिरिक्त जो आपने 10 देखा है, उसके अतिरिक्त जो 5 अमीनो अम्ल हैं, 5 अमीनो एसिड है, वो आंशिक है। इसके लिए ये आवश्यक है, जो आंशिक है, ये 5 जो हैं वो आंशिक रूप में है। और इसके पहले आपने जो देखा है आही आला मृत फ्रित बैलू, इसके माध्यम से हमने टिक बनाया है ये 10, तो इसके ये 10 के बाद जो है ये 5, वो क्या है? वो आंशिक अमीनो अम्ल है। ये 10 के बाद है जो है वो आंशिक अमीनो अम्ल है। अब आप देख सकते हैं कि इन अमीनो एसिड के अतिरिक्त 5 अमीनो एसिड आंशिक हैं, ठीक है, क्योंकि इनका निर्माण हमारे शरीर के भीतर नहीं हो पाता है, यह हमें वाह जगत के भोजन के रूप में लेना पड़ता है। यदि भोजन में ना लें तो इनकी कमी हो जाएगी। मतलब कह रहा है ये जो 5 अमीनो एसिड हैं, ये जो 5 अमीनो एसिड हैं वो क्या है? वो आंशिक अमीनो एसिड है। इनका जो निर्माण हमारे शरीर के भीतर नहीं होता है, मतलब हमें इसको बाहर से लेना ही लेना पड़ेगा। इसके जो मतलब हमारे शरीर के भीतर नहीं हो, इनका निर्माण जो है हमारे शरीर के भीतर नहीं हो सकता। हमें यह वाह जगत से, मतलब यह हमें बाहरी जगत से क्या है? भोजन के रूप में लेना पड़ता है। जो हम भोजन खाते हैं उसके रूप में हमें क्या है? यह अमीनो आंशिक अमीनो अम्ल हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। यदि भोजन में ना लें तो क्या हो जाएगा? अगर हम इसको हम भोजन में नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे अंदर कमी हो जाएगी, ठीक है, हमारे अंदर क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अब आइए देखते हैं कि ये 5 कौन कौन से हैं। ये क्या है? नंबर 1 है टायरोसिन। नंबर 1 क्या है? टायरोसिन।
4 ये हो, सॉरी 1 मिनट अच्छे से लिख देते हैं। ये 5 है, ठीक है, आपको देखिए 5 दिखाई दे रहा है। तो 5 क्या है? टायरोसिन, टायरोसिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, सीरिन, थायरॉक्सिन, ये 5 हैं, ठीक है। आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, जो आंशिक अमीनो अम्ल हैं वो 5 हैं। अभी तक आपने पढ़ा है क्या है? आवश्यक अमीनो अम्ल जो 10 होते हैं, टोटल हम आपको 20 बताए हैं। तो जो 10 होते हैं वो आवश्यक के अंतर्गत आते हैं, और ये 5 क्या है? आंशिक के अंतर्गत आते हैं। टायरोसिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, सीरिन और क्या है? थायरॉक्सिन, ये 5 हैं, ठीक है। ये 5 हैं आवश्यक अमीनो। ये इसको भी आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अगर याद नहीं होगा तो पहला शब्द आप उठाइएगा और कोई अपने माध्यम से एक अच्छा ट्रिक बताइएगा। पहला हम बताए हैं ना कि किस तरह से ट्रिक बनाया जाता है, उसी तरह से दूसरा भी इस ट्रिक को आप बना करके इन नाम को याद कर सकते हैं, ठीक है। अब अगले देखिए, अब आ गया आपका अनावश्यक अमीनो अम्ल। क्या है? अनावश्यक अमीनो अम्ल। अब तक आवश्यक के अंतर्गत देखे हैं, आवश्यक में 10 हैं और आवश्यक के अंतर्गत ही आंशिक हैं, जो आंशिक में 5 हैं। तो आपने अभी तक 15 देख लिया, ठीक है। अब बचे आपके कितने? टोटल 5 बचे। तो आप 5 को भी हम देखते हैं। ये वे अमीनो एसिड हैं, मतलब ये वो अमीनो एसिड हैं जो हमारे शरीर में होने वाले तोड़ फोड़ की मरम्मत करते हैं, नया निर्माण कार्य नहीं करते हैं। मतलब टूट फूट की मरम्मत तो करते हैं लेकिन नया निर्माण कार्य नहीं करते हैं। इनकी शरीर में कमी होती है क्योंकि इनका शरीर में नाइट्रोजन की उपस्थिति में स्वयं निर्माण हो जाता है। यह निम्न प्रकार के हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये वे अमीनो एसिड हैं जो हमारे शरीर में होने वाले तोड़ फोड़ की मरम्मत तो करते हैं, मतलब जो डेली दिनचर्या में हम काम करते हैं, हमारी कोशिकाएं टूटती फूटती हैं, उसकी मरम्मत तो करते हैं, रिपेयर तो करते हैं, लेकिन नए निर्माण नहीं करते हैं। मतलब नए कोशिकाओं की क्या करते हैं? निर्माण नहीं करते हैं। नए कोशिकाओं की क्या करते हैं? निर्माण नहीं करते हैं। इनकी शरीर में कमी नहीं होती है क्योंकि इनका शरीर में नाइट्रोजन की उपस्थिति में स्वयं निर्माण हो जाता। मतलब इनकी जो शरीर में कमी नहीं होती है, जो नाइट्रोजन की हमारे शरीर में उपस्थिति होती है, स्वयं निर्माण हो जाते हैं। वे कितने प्रकार के हैं? ये निम्न है। ये 5 प्रकार के ये भी आपके हैं। ये 5 प्रकार के हैं। आप देखिए, आइए देखते हैं कि ये 5 कौन है। अभी तक आपने देखा है 15, अब तक देखेंगे। अब क्या है? ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, प्रोलिन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन और एलानिन, ठीक है। ये सारे आपके क्या हैं? ये अनावश्यक अमीनो है, ठीक है। ये आपके अनावश्यक अमीनो हैं। ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड और क्या है? प्रोलिन, और आपका चौथा है हाइड्रोक्सीप्रोलिन है, और 5वां है एलानिन। एलानिन, ये जो है ये 5 क्या है? अनावश्यक अमीनो अम्ल है, ठीक है। ये क्या है? हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं इसकी रिपेयरिंग तो करती हैं, टूट फूट की मरम्मत तो करती हैं, मगर नए कोशिकाओं की निर्माण नहीं करती हैं, ठीक है। ये क्या है? हमें नाइट्रोजन में उपस्थित ये स्वयं जो होते हैं वो नाइट्रोजन में उपस्थित स्वयं निर्माण हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए प्रोटीन के गुण। प्रोटीन, अब तक आपने क्या देखा है? आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अम्ल, जो क्या है 20 होते हैं। 20 में आपने देखा है 10 आवश्यक हैं, 5 उसी के रूप में आंशिक हैं, और जो 5 बचे हैं वो अनावश्यक हैं, ठीक है। अब आप देखिए प्रोटीन के गुण क्या क्या हैं। प्रोटीन के गुण ये आपके 20 हो गए। अमीनो अम्ल जो थे वो 20 थे, तो 20 आपको बता दिए हैं। अब अगला देखिए प्रोटीन के गुण।
क्या क्या प्रोटीन के गुण हैं आप देखें। ये एक प्रकार के कोलाइड होते हैं, अर्थात ये विलयन के में घुलने के उपरांत भी सूक्ष्म कणों में उपस्थित रहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो एक प्रकार के कोलाइड होते हैं, अर्थात ये विलयन में घुलने के उपरांत सूक्ष्म कणों में उपस्थित होते हैं। ये क्या होते हैं, सूक्ष्म कणों में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। दूसरा क्या है, कुछ प्रोटीन पानी में घुलनशील होते हैं। जो कुछ प्रोटीन होते हैं वो पानी में भी घुलनशील होते हैं। कुछ प्रोटीन सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुलनशील होते हैं। ठीक है। तीसरा, चौथा कह रहा है गर्म पानी पर इनकी घुलनशीलता कम हो जाती है, ये गाढ़े और थक्के हो जाते हैं। जो गर्म पानी होता है वो उसमें क्या होते हैं, इनकी जो घुलनशीलता होती है वो कम हो जाती है, ये गाढ़े थक्के के रूप में क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। ठीक है। अब आप देखिए प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन का वर्गीकरण आपके सामने दिख रहा है। प्रोटीन का वर्गीकरण, प्रोटीन को हम 3 वर्गों पे आधारित किए हैं। 3 वर्गों में क्या किए हैं, आधारित है। ठीक है। प्रोटीन के वर्गीकरण के आधार पर 3 है। प्राप्ति के साधन के आधार पर, प्रोटीन के अमीनो एसिड में उपस्थिति के आधार पर, प्रोटीन की रासायनिक रचना के आधार पर। आपको बता दें कि जो प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन का वर्गीकरण होता है वो 3 वर्गों के आधार पे है। पहला क्या है, प्राप्ति के साधन के आधार पे। दूसरा क्या है, प्रोटीन के अमीनो एसिड में उपस्थिति के आधार पे। अभी आपको बताए हैं 20 अमीनो एसिड होते हैं, 20 अमीनो अम्ल होते हैं, जो आपको सामने कुछ आंशिक होते हैं और कुछ क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं, कुछ अनावश्यक होते हैं। जो पूर्ण प्रोटीन होते हैं उसमें क्या होता है, भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। तो वो आपका तीसरा कह रहा है कि प्रोटीन के अमीनो एसिड में उपस्थिति के आधार पर बांटा गया है, और तीसरा है प्रोटीन के रासायनिक रचना के आधार पर बांटा गया है। ठीक है। अब देखिए प्राप्ति के साधन के आधार पर, प्राप्ति के साधन के आधार पर प्रोटीन के प्राप्ति के साधन के आधार पर, प्रोटीन के प्राप्ति के साधन के आधार पे आपको बता दें, प्राणी जगत से प्राप्त प्रोटीन हो जाएंगे, वनस्पत जगत से प्राप्त प्रोटीन हो जाएंगे। तो आपको देखना है कि प्राणी, पहले हम देखेंगे प्राणी जगत से प्राप्त प्रोटीन। प्राणी जगत से प्राप्त प्रोटीन, एक मिनट, प्राणी जगत से प्राप्त प्रोटीन अधिक उत्तम होते हैं। मतलब जो हमें मांस, मछली, अंडे से, मतलब प्राणी जगत से, दूध से जो हमें प्रोटीन मिलते हैं वो क्या होते हैं, वो अधिक मतलब उत्तम कोटि के प्रोटीन होते हैं। ठीक है। इनमें आवश्यक अमीनो अम्ल उपलब्ध होते हैं, जैसे अंडा, मांस, मछली, दूध से बने भोज्य पदार्थ इसके साधन हैं। अभी आपको बताया है कि जो प्राणी जगत से प्रोटीन हमें मिलते हैं वो क्या होते हैं, उत्तम कोटि के प्रोटीन होते हैं। वो आवश्यक अमीनो अम्ल उसमें उपलब्ध होते हैं, जैसे मांस, अंडा, मछली, दूध से बने भोज्य पदार्थ। ये क्या है, प्राणी जगत के प्रोटीन है। अब आपका दूसरा है मतलब वनस्पति जगत के प्रोटीन। वनस्पति जगत के प्रोटीन देखेंगे, वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन आवश्यक अमीनो एसिड कुछ ही मात्रा में होता है, इसमें क्या है, भरपूर मात्रा में होता है। लेकिन जो वनस्पति जगत से प्रोटीन मिलते हैं उसमें क्या है, जो अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, उसमें कुछ ही मात्रा में उपलब्ध होते हैं। मतलब पूरी तरह से इसकी मतलब भरपाई नहीं हो पाती है, तो कुछ ही मात्रा में उपलब्ध होते हैं। अतः गुणवत्ता के आधार पर यह प्राणी जगत के प्रोटीन से कम होते हैं। अभी आपके सामने दिख रहा है कि गुणवत्ता के आधार पे जो प्राणी जगत के प्रोटीन होते हैं वो उत्तम कोटि के होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, ये उत्तम कोटि के न होने के कारण थोड़ा सा निम्न कोटि का हो जाता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में अमीनो एसिड उपलब्ध नहीं होते हैं। ठीक है। यह अच्छे गुणवत्ता के होते तो हैं, लेकिन जो प्राणी जगत हैं वो भरपूर उसमें अमीनो एसिड उपलब्ध होते हैं, तो वो अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन होता है, और ये थोड़ा सा उससे मतलब निम्न क्वालिटी का प्रोटीन हो जाएगा। अब आगे देखिए, अमीनो एसिड के आधार पर ये जो आपके
प्राप्ति के साधन आपको बताया, जो वर्गीकरण किया गया था, ये प्राप्ति के साधन के आधार पे आपने देखा है प्राणी जगत का प्रोटीन और वनस्पत जगत का। अब क्या है, अमीनो एसिड के उपस्थिति के आधार पे प्रोटीन देखेंगे। दूसरा क्या है, अमीनो एसिड के उपस्थिति के आधार पर प्रोटीन। चलिए देखते हैं। अमीनो एसिड के आधार पर प्रोटीन, ये क्या है, पूर्ण प्रोटीन। पहला इसमें देखेंगे पूर्ण प्रोटीन, ठीक है। वेस्टेज ऑफ प्रेजेंस प्रोटीन अमीनो एसिड, तो आपका कह रहा पूर्ण प्रोटीन। यह प्रोटीन जैविक मूल वाले प्रोटीन कहलाते हैं। यह प्रोटीन जो होते हैं वो जैविक मूल वाले प्रोटीन कहलाते हैं। यह समुचित वृद्धि एवं विकास करते हैं। इस प्रोटीन में आवश्यक अमीनो एसिड उपस्थित रहते हैं, इसीलिए इसे पूर्ण प्रोटीन कहते हैं। जो पूर्ण प्रोटीन होता है वो क्या है, आपके सामने दिख रहा है, अमीनो एसिड के आधार पर पूर्ण प्रोटीन। तो इसको हम देखेंगे, यह प्रोटीन जो होता है वो जैविक मूल्यों के आधार पर प्रोटीन कहलाता है। जो जैविक मूल्य होते हैं उसके आधार पर इस प्रोटीन की बंटवारा किया गया है। यह समुचित, हमारे शरीर के समुचित वृद्धि एवं विकास करते हैं। हमारे शरीर में जब ये प्रोटीन जाते हैं तो समुचित वृद्धि और विकास करते हैं। इस प्रोटीन में आवश्यक अमीनो एसिड जो होता है उपस्थित होता है। इस प्रोटीन में भरपूर मात्रा में आवश्यक अमीनो एसिड उपलब्ध होता है, इसीलिए इसे पूर्ण प्रोटीन कहलाते हैं। इसीलिए इसे पूर्ण प्रोटीन कहते हैं या कहलाते हैं, जो भी आप मान लीजिए। जैसे दूध में उपस्थित केसीन, दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है, केसीन प्रोटीन। अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। तो जो जैसे दूध हो गया, अंडा हो गया, अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। इन प्रोटीन में आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। कुछ वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं, ठीक है, कुछ वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं जो पूर्ण प्रोटीन पाया जाता है। जैसे सोयाबीन में ग्लाइसिनिन प्रोटीन उपस्थित होता है, यह पूर्ण प्रोटीन कहलाता है। जैसे कुछ वनस्पति जगत से पाए जाते हैं और कुछ जंतु जगत से पाए जाते हैं, दोनों मिला करके पूर्ण प्रोटीन। लेकिन किसमें अच्छा प्रोटीन मिलता है उसको यह दर्शाया गया। जैसे दूध से जो भोज्य पदार्थ मिलते हैं उसमें क्या है, उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन उपस्थित होता है। दूध में हमें केसीन प्रोटीन मिलता है और अंडे में उपस्थित एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और क्या है, वनस्पति जगत से जो हो गए वो क्या हो गए, सोयाबीन हो गया। इसमें सोयाबीन में ग्लाइसिन प्रोटीन उपस्थित होता है, ये भी पूर्ण प्रोटीन कहलाता है। ये भी क्या है, पूर्ण प्रोटीन कहलाता है। पूर्ण प्रोटीन में क्या, दूध आ जाएंगे, दूध से बने भोज्य पदार्थ आ जाएंगे, अंडा आ जाएगा, और क्या है, वनस्पति जगत से जो है वो सोयाबीन भी पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आता है। ठीक, अब आगे देखिए, ये पूर्ण प्रोटीन था। दूसरा क्या है, अर्धपूर्ण प्रोटीन, जिसको हम आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन कहते हैं। अर्धपूर्ण प्रोटीन, अर्धपूर्ण प्रोटीन जिसको हम आंशिक प्रोटीन भी कहते हैं। गुणवत्ता के आधार पर यह प्रोटीन दूसरे नंबर पे आता है। जो अर्धपूर्ण प्रोटीन होता है वो क्या है, गुणवत्ता के आधार पर उसका बंटवारा किया गया, तो ये क्या है, दूसरे नंबर का प्रोटीन है, क्योंकि इसमें कुछ आवश्यक अमीनो एसिड उपस्थित होते हैं। जैसे 1 से 2 आवश्यक अमीनो एसिड कम होते हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या होते हैं, कुछ जो अमीनो एसिड होते हैं 1 या 2 कम होते हैं, इसीलिए इसको अपूर्ण प्रोटीन कहा जाता है, आंशिक प्रोटीन कहा जाता है। यह प्रोटीन यह प्रोटीन हमें क्या है, जीवित तो रखते हैं। हमारे शरीर की जो बाढ़ की रुकावट हो जाती है, शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत का काम तो करते हैं। शरीर के भार में कमी नहीं आती है और यह वृद्धि और विकास
की जो गति होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ी धीमी हो जाती है और रुक जाती है। अगर ये प्रोटीन हम खाते हैं तो हमारे शरीर की जो टूट फूट की मरम्मत होती है वो तो होती ही है, लेकिन क्या है, जो शरीर की मरम्मत तो हो जाएगी लेकिन नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, शरीर के भार, जो भार होंगे उनमें कमी आती है। जैसे हमारे शरीर में जो भार होंगे, जो वृद्धि होगा, जो ग्रोथ होगा, उसमें क्या हो जाएगा, कमी आएगा। ठीक है, और वृद्धि धीमी हो जाएगी और थोड़ा सा रुक जाती है। ये मतलब कोशिकाओं की रिपेयरिंग करते हैं लेकिन इनके कोशिकाओं का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, ये मतलब क्या है, पूर्ण प्रोटीन के अर्धपूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब तीसरा है अपूर्ण प्रोटीन। तीसरा क्या है, अपूर्ण प्रोटीन। यहाँ क्या है, अर्धपूर्ण प्रोटीन था लेकिन यहाँ क्या है, अपूर्ण प्रोटीन। अब इसमें देखिए क्या है, ये वे प्रोटीन हैं जिनका हमारे भोजन में होना ना होना बराबर होता है। कहने का मतलब है जो अपूर्ण प्रोटीन है वो हमारे शरीर, हमारे भोजन में होना ना होना एक बराबर सा है। मतलब रहेगा तो भी ठीक है और नहीं रहेगा तो भी ठीक है। ऐसे प्रोटीन का कोई काम नहीं है, क्या है, ना होना बराबर है, क्योंकि इन प्रोटीन में आवश्यक अमीनो एसिड उपस्थित नहीं होते हैं। अभी उसमें आपको दिखाए हैं पूर्ण रूप से होते हैं और अर्धपूर्ण में क्या होते हैं, एक दो अमीनो एसिड कम होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें बिल्कुल नहीं होते हैं, कोई अमीनो एसिड उपस्थित नहीं होते हैं। अतः इनके मतलब इनके खाने से शरीर की वृद्धि नहीं होती। अगर हम इसको खाते भी हैं तो हमारे शरीर की वृद्धि नहीं होती है, शरीर की टूट फूट की मरम्मत भी नहीं होती है। ठीक है, शरीर में नए कोशिकाओं का निर्माण भी नहीं होता है और वजन भी नहीं बढ़ता है। इस प्रकार के प्रोटीन सब्जी तथा फल और मक्के में पाया जाता है। जो हम सब्जी खाते हैं, जो हम फल खाते हैं और मक्का खाते हैं, उसमें क्या है, वो हमारे लिए मतलब ये प्रोटीन तो कहा जाता है अर्धपूर्ण प्रोटीन है, लेकिन इसमें हमारे शरीर की ना टूट फूट की मरम्मत करते हैं, ना शरीर की वृद्धि करते हैं, ना शरीर का निर्माण करते हैं, ना वजन में वृद्धि करते हैं। ये सारे प्रोटीन, इनमें आवश्यक अमीनो एसिड बिल्कुल रहते ही रहते नहीं हैं। जब आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं उपस्थित होंगे तो क्या है, कोई काम नहीं करेगा। ये सब्जियों और फलों और मक्कों में पाया जाता है। ठीक है, मक्का में जेनपूर्ण प्रोटीन पाया जाता है। जो मक्का होता है उसमें क्या होता है, जेन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, फलों में जेलेटिन पूर्ण प्रोटीन पाया जाता है। जो फल होते हैं उसमें क्या होते हैं, जेलेटिन अपूर्ण प्रोटीन होता है। जेलेटिन प्रोटीन तो है लेकिन क्या है, ये अपूर्ण प्रोटीन है, ये पूर्ण प्रोटीन नहीं है। अब ऐसे जेन जो है वो मक्का में पाया जाता है लेकिन ये भी क्या है, अपूर्ण प्रोटीन है, ये पूर्ण प्रोटीन नहीं, हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं करता है। ठीक, अब आगे देखिए, रासायनिक रचना के आधार पर प्रोटीन। अब तक आपने देखा है अमीनो एसिड के आधार पे और क्या है, प्राप्ति के साधन के आधार पे। अब आप देखेंगे रासायनिक रचना के आधार पर। ठीक, रासायनिक रचना के आधार पर रासायनिक रचना के आधार पर इसमें नंबर 1 है साधारण या सरल प्रोटीन। प्रोटीन के रासायनिक संगठन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। जो रासायनिक रचना के आधार पर प्रोटीन है उनको भी हम 3 भागों में बांटे हैं। ठीक है, साधारण या सरलतम प्रोटीन, इसके दूसरा क्या है, संयुक्त प्रोटीन, और तीसरा क्या है, व्युत्पत्ति प्रोटीन। ये तीनों प्रोटीन है किसके आधार पर, रासायनिक रचना के आधार पे। ठीक, रासायनिक रचना के बेस ऑन केमिकल रिएक्शन, रासायनिक रचना के आधार पर, बेस ऑन केमिकल रिएक्शन आधार पर प्रोटीन के रासायनिक संगठन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है।
जो प्रोटीन के रासायनिक संगठन हो उनके आधार पे हम इनको भी 3 भागों में बांटे हैं। नंबर 1 क्या है, साधारण या सरल प्रोटीन। देखिए साधारण या सरल प्रोटीन, ये वे प्रोटीन हैं जिनका जल अपघटन क्रिया के द्वारा जल अपघटन किया जाता है। इनका विघटन केवल अमीनो एसिड में नहीं होता है, या यूं ही कह लें कि सरल प्रोटीन केवल अमीनो एसिड मिलने से ही बनते हैं। कहने का मतलब है ये वे प्रोटीन है, मतलब सरल या साधारण प्रोटीन की बात हो रही है। ये वे प्रोटीन है जिनका जल अपघटन क्रिया के द्वारा ये विघटन केवल अमीनो एसिड में ही होता है। जो इनका विघटन होता है वो अमीनो एसिड में ही होता है, मतलब पूर्ण प्रोटीन में ही होता है। या यूं ही कह सकते हैं कि सरल प्रोटीन को केवल अमीनो एसिड के मिलने से ही बनता है। जो सरल प्रोटीन होता है वो हम कह सकते हैं अमीनो एसिड के मिलने से ही बनता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि जो आपका सरल प्रोटीन है वो कौन कौन से प्रोटीन है, और उसमें आपका जो दूध है उसमें कौन सा प्रोटीन मिलता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे सरल के अंतर्गत। देखिए दूध का प्रोटीन, अब दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, लैक्टोएल्ब्यूरिन जो होता है दूध का प्रोटीन है। अगर आपसे पूछा जाए कि दूध में कौन सा प्रोटीन मिलता है तो आप बताएंगे लैक्टोएल्ब्यूरिन। लैक्टोएल्ब्यूरिन अंडे की प्रोटीन, जो अंडे में प्रोटीन पाया जाता है वो एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं की प्रोटीन, मतलब गेहूं में जो प्रोटीन पाया जाता है ये क्या है, ग्लूटिन प्रोटीन पाया जाता है। मक्के में अभी बताए हैं जेन, मक्के में जेन प्रोटीन। त्वचा बाल संयुक्त, जो त्वचा है बाल है उसमें भी आपके प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा, केरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। ऊतक की प्रोटीन, ऊतक का जो प्रोटीन है वो कोलेजन, ऊतक का जो प्रोटीन है वो कोलेजन। आपके सामने है कि दूध की प्रोटीन, अंडे में प्रोटीन, गेहूं में प्रोटीन, मक्के में, त्वचा में और ऊतकों में, ये सारे प्रोटीन है। तो आपको जो दूध के प्रोटीन है लैक्टोएल्ब्यूमिन है, अंडे में एल्ब्यूमिन है, और जो गेहूं है वो क्या है, ग्लूटिन है, और जो मक्के में प्रोटीन है वो जेन है, और बालों और त्वचा में केरेटिन है, और आपके ऊतक में जो प्रोटीन है वो कोलेजन है। ये सारे प्रोटीन है। साधारण प्रोटीन के अंतर्गत ये सारे प्रोटीन आते हैं, और इन सारे भोज्य पदार्थ में जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो आपके सामने है। आप इसको थोड़ा सा अच्छे से याद करेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। अगर नहीं भी याद होता है तो आप कोई ट्रिक बना लेंगे, ट्रिक के माध्यम से, अपना अलग अलग ट्रिक होता है, अभी आपको बताए हैं आगे, तो वैसे आप ट्रिक बना के भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए संयुक्त प्रोटीन। अब तक आप लोग ने देखा है सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन। ये वे प्रोटीन हैं जिनमें एक भाग सरल प्रोटीन का होता है, दूसरा भाग प्रोटीन का ना होकर अन्य तत्व का होता है। ये वो प्रोटीन है जो क्या है, जिसका एक भाग सरल का होता है और दूसरा भाग जो होता है अन्य प्रोटीन का। अभी आपने देखा है सरल प्रोटीन, तो पहला भाग क्या होगा, सरल प्रोटीन का होगा, और दूसरा जो होगा वो अन्य तत्व हो गए, वो दूसरा भाग जो होगा अन्य तत्व, दोनों को मिला के हम संयुक्त प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, एक भाग जो होगा वो सरल प्रोटीन का होगा, जो दूसरा प्रोटीन होगा वो क्या, अन्य तत्व होंगे, दूसरे प्रोटीन में जो अन्य तत्व होंगे उसको हम दोनों को मिला करके संयुक्त प्रोटीन बनाते हैं। अब देखिए कौन कौन से प्रोटीन मिलेंगे तो संयुक्त प्रोटीन बनेंगे। कोशिकाओं में उपस्थित न्यूक्लियो प्रोटीन, मतलब जो कोशिका में न्यूक्लियो प्रोटीन होता है वो क्या है, उसमें कौन सा प्रोटीन है, प्रोटीन और न्यूक्लियोक एसिड मिल करके क्या हो जाएंगे, संयुक्त प्रोटीन बनेंगे। मतलब प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मिल करके हम क्या बनाएंगे, संयुक्त प्रोटीन बनाएंगे। कोशिकाओं में उपस्थित लिपियो प्रोटीन, जो कोशिका में उपस्थित होता है वो लिपियो प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन और लिपिड्स वसा को मिला करके हम क्या करेंगे, संयुक्त प्रोटीन बनाएंगे। अंडे के सफेदी में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन, जो अंडे के सफेदी में उपस्थित होता है वो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। तो जो
अंडे में सफ़ेदी होता है, प्रोटीन, उसमें प्रोटीन पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जब कार्बोहाइड्रेट और अंडे में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन मिलेंगे तो ये क्या है, दोनों मिलके संयुक्त प्रोटीन बनाएंगे। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन, तो प्रोटीन हीमोग्लोबिन और लोहा ये दोनों मिलकर के का संयुक्त प्रोटीन बनाएंगे। अब आगे देखिए, व्युत्पत्ति प्रोटीन, व्युत्पादित प्रोटीन या व्युत्पत्ति जो भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। व्युत्पादित प्रोटीन, अब इसमें देखिए, व्युत्पादित प्रोटीन सरल एवं संयुक्त प्रोटीन से ही प्राप्त होते हैं। जो व्युत्पादित प्रोटीन होते हैं वो सरल एवं संयुक्त, सरल प्रोटीन और अभी आपको बताए हैं कि संयुक्त प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन से ही प्राप्त होते हैं। ये प्रोटीन दो प्रकार से बने होते हैं, ये प्रोटीन जो है वो दो प्रकार से बने होते हैं। इसमें क्या है, ताप के प्रभाव में शरीर के दबाव या पाचन रसों की क्रिया से जब प्रोटीन आंशिक रूप में विभक्त होते हैं तब व्युत्पादित प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि ताप के प्रभाव में, जो ताप होता है वो ताप के प्रभाव में जब हमारी बॉडी आती है, शरीर आता है, ठीक है, तो क्या होता है, दाब या पाचक रसों की क्रिया से जब प्रोटीन आंशिक रूप से विभक्त होते हैं, जो प्रोटीन हमारे शरीर में वो आंशिक रूप से क्या होते हैं, टूटते हैं, विभक्त होते हैं, तब व्युत्पादित प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, व्युत्पादित प्रोटीन बनते हैं। प्रोटीन के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं। जो प्रोटीन के मुख्य कार्य हैं अब तक आपने देखा है सरल प्रोटीन, और दूसरा क्या है देखे हैं, दूसरा देखे हैं संयुक्त प्रोटीन, और तीसरा क्या है व्युत्पादित प्रोटीन। ये रासायनिक प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। अब आप देखिएगा प्रोटीन के मुख्य कार्य या इसके प्रकार, जो हमारे शरीर में प्रोटीन क्या कार्य करती है। ठीक है, अब देखिए, शरीर का निर्माण व विकास। प्रोटीन क्या है, शरीर की निर्माण और कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं और शरीर में वृद्धि और विकास भी करता है। ठीक है, प्रोटीन शरीर की ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के लिए मूल निर्माण खंड अमीनो एसिड प्रदान करते हैं। यह कोशिकाएं ऊतक और अंग बनाने में मदद करती हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रोटीन शरीर के ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के लिए मूल निर्माण खंड, जो मूल निर्माण है उनका क्या मतलब है कि अमीनो एसिड प्रदान करते हैं। जो अमीनो एसिड होते हैं जिसमें पूर्ण प्रोटीन होते हैं वो हमारे शरीर में क्या होते हैं, वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। यह कोशिकाओं और ऊतक और अंगों को बनाने में मदद करती है। अभी आपको बताया है कि जो पूर्ण प्रोटीन होगा हमारे शरीर के वृद्धि और विकास की मरम्मत करेगा, कोशिकाओं का निर्माण करेगा, ऊतक और अंगों में क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, तो ये शरीर के निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, इनका कार्य है प्रोटीन का। अब दूसरा क्या है, ऊतकों की मरम्मत। दूसरा जो है वो प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, ऊतकों की मरम्मत करना। शरीर की क्रिया और टूट फूट के कारण क्षतिग्रस्त ऊतक की मरम्मत के लिए प्रोटीन आवश्यक होते हैं। शरीर की क्रिया और टूट फूट की मरम्मत, जो हमारे बॉडी में क्षतिग्रस्त ऊतक हो जाते हैं, दिन भर हम कार्य करते हैं तो जो ऊतक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उनकी मरम्मत क्या है, उनकी मरम्मत के लिए प्रोटीन आवश्यक है। शिशुओं और गर्भवती महिलाओं और धात्री, मतलब शिशु को तो आप जानते होते हैं, जान रहे हैं, गर्भवती महिलाओं को भी आप जानते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते हैं कि दूध पिलाने वाली माँ को हम धात्री कहते हैं। ठीक है, दूध पिलाने वाली माँ को हम क्या कहेंगे, धात्री कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अभी नहीं जानते होंगे, क्योंकि गर्भवती महिला आप जानते हैं, बच्चे भी आप जानते हैं, लेकिन दूध पिलाने वाली माँ को हम धात्री कहते हैं। गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को इसकी क्या है, अधिक आवश्यक होती है। किसकी, प्रोटीन की। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, शिशु होते हैं, दूध पिलाने वाली माँ होती हैं, इनके लिए प्रोटीन जो होता है वो अधिक आवश्यक होता है। अब रक्त का थक्का जमना, तीसरा क्या है, और क्या हमारे शरीर में मुख्य कार्य क्या करते हैं, प्रोटीन रक्त का थक्का जमाना। तीसरा क्या है, रक्त का थक्का जमाना। चोट लगने पर रक्त को जमने के लिए
फाइब्रोब्रिन नामक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मतलब जब हमको चोट लगती है, कहीं कट फिट जाता है, तो रक्त का मतलब रक्त को रोकने के लिए, रक्त को थक्का जमाने के लिए फाइब्रिन नामक प्रोटीन क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। यह फाइब्रिन जेन के साथ मिलकर एक जाल बनाते हैं। जो ये मतलब रक्त होते हैं वो फाइब्रोविनजेन नामक मिलकर एक जाल बनाते हैं जिसमें रक्त कोशिकाएं फंस जाती हैं, जिससे रक्त का थक्का जिससे रक्त का जो स्राव होता है वो बंद हो जाता है और रक्त का थक्का जम जाता है। ठीक है, तो ये सारे चीज रक्त का थक्का जमाने में भी हमारे शरीर में प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंजाइम और हार्मोन्स का निर्माण। अगला क्या है, एंजाइम और हार्मोन्स का निर्माण। मतलब प्रोटीन हमारे शरीर में एंजाइम और हार्मोन्स का निर्माण भी करता है। अब देखिए, प्रोटीन नई एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। जो प्रोटीन होते हैं वो नए एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं जो शरीर के हजारों जैविक रासायनिक प्रक्रियाओं की गति देते हैं। जो हमारे शरीर में जो हजारों जैविक रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं उसको क्या करते हैं, प्रोटीन गति देता है। जैसे पाचन और इंसुलिन जैसे हार्मोन्स के रूप में भी कार्य करते हैं जो शरीर के कार्य को नियमित करते हैं। ठीक है, ये हमारे शरीर के कार्य को क्या करते हैं, नियमित करते हैं। क्या, प्रोटीन। ठीक है, अब कह रहा प्रतिरक्षा प्रणाली। अगला क्या है, प्रतिरक्षा प्रणाली। प्रोटीन हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली का भी कार्य करता है। एंटीबॉडी जो प्रोटीन होते हैं, एंटीबॉडी जो प्रोटीन होते हैं शरीर को बैक्टीरिया और वायरस जैसे हानिकारक बाहरी हमलावर को बचाते हैं। जो प्रोटीन होता है एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में बाहरी बैक्टीरिया घुसने का कार्य करता है, वायरस जैसे हानिकारक जो बाहरी बैक्टीरिया होती हैं वो हमलावरों को बचाने से कार्य करता है प्रोटीन। ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करती है। ठीक है, हमारे शरीर में क्या करती है, रक्षा प्रदान करती है। अब दूसरा क्या है, परिवहन और भंडारण। हीमोग्लोबिन जैसे प्रोटीन रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जैसे प्रोटीन रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जबकि अन्य प्रोटीन शरीर के भीतर विभिन्न पोषक तत्वों और अणुओं को ले जाने का संग्रहित करने में मदद करती है। ठीक है, ये क्या है, परिवहन और भंडारण। इसमें भी प्रोटीन हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखिए, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन कौन से रोग हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, क्वाइसिकोर। क्वाइसिकोर यह एक कुपोषण संबंधित विकार है। क्वाइसिकोर जो है ये एक कुपोषण संबंधित क्या है, विकार है। अगर क्वाइसिकोर हो जाएगा तो आपको लगेगा कि हम कुपोषित हो गए हैं। ठीक है, तो यह कुपोषण संबंधित क्या है, विकार है। जो मुख्य रूप से, अब कुपोषण अगर होगा तो किस में होगा, आप बताइए, क्या वयस्कों में होगा, प्रौढ़ में होगा, वृद्ध में होगा? ऐसा नहीं है, ये ज्यादातर क्या होगा, बच्चों में होता है। ठीक है, यह एक कुपोषण संबंधित विकार है जो मुख्य रूप से बच्चों के आहार में प्रोटीन की गंभीर कमी के कारण होता है। अगर बच्चों के आहार में प्रोटीन की गंभीर मात्रा में कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, क्वाइसिकोर हो जाएगा। ठीक है, इसमें शरीर में द्रव के रूप में जमा होने पर पेट और पैर में सूजन आ जाते हैं। इसमें क्या है, शरीर में द्रव के रूप में जमा होने के कारण इसमें पैर में क्या होते हैं, सूजन हो जाते हैं। ये कितने साल के बच्चों में अक्सर दिखाई देता है, 1 से 4 साल के बच्चों में अधिकतर होता है। 1 से 4 साल के बच्चों में ज्यादातर दिखाई देता है। इसमें क्या है, वृद्धि में रुकावट हो जाती है और मांसपेशियों का क्षय होने लगता है। क्वाइसिकोर में क्या होता है, वृद्धि में रुकावट हो जाएगी, मांसपेशियों में क्षय हो जाएगा, 1 से 4 साल के बच्चों में होने लगेगा। इसका जो लक्षण है वो कुपोषण जैसा दिखाई देने लगेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगे क्वाइसिकोर में। अब अगला क्या है, मरेस्मस।
ये दूसरा है मेरिस्मस। यह प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का एक गंभीर रूप है जिसमें व्यक्ति को पर्याप्त प्रोटीन और कैलोरी नहीं मिलता है। मतलब जिस व्यक्ति को पर्याप्त प्रोटीन और कैलोरी नहीं मिलता है, इससे ऊर्जा का स्तर खतरनाक रूप से कम हो जाता और महत्वपूर्ण कार्य रुक सकते हैं। मेरिस्मस 18 माह के बच्चों में होता है। मेरिस्मस ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है व्यर्थ होना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? व्यर्थ होना। मेरिस्मस यह क्या है? एक प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का एक गंभीर रूप है। मतलब प्रोटीन की कमी हो जाएगी, ऊर्जा कम होने लगेगा, कुपोषण का एक गंभीर रूप है जिससे व्यक्ति को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता है, कैलोरी नहीं मिलता है, जिससे ऊर्जा का स्तर क्या हो जाएगा? गंभीर रूप से कम हो जाता है। अगर आपको ऊर्जा नहीं मिलेगा, कैलोरी नहीं मिलेगा, तो क्या है? गंभीर रूप से ऊर्जा का जो स्तर होता है खतरनाक रूप से कम हो जाता है और महत्वपूर्ण कार्य रुक जाते हैं। हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होता है, जो हमारी कोशिकाओं की मरम्मत होती है, वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। मेरिस्मस 18 माह के बच्चों में होता है। अगर मेरिस्मस रोग पूछ लिया जाए कि किस में होता है, तो आप बताएंगे 18 माह के बच्चों में। 18 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ 18 ही आपको दे। ठीक है, 18 माह के बच्चों में होता है। यह क्या है? मेरिस्मस किस भाषा का शब्द है? ये अगर आपसे पूछा जाए मेरिस्मस किस भाषा का शब्द है, तो आप बताएंगे ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका मेरिस्मस ग्रीक भाषा, इसका जो अर्थ होता है, अर्थ का जो अर्थ है वो क्या है? व्यर्थ होना। ठीक है, अब अगला देखिए एनीमिया। एनीमिया एनीमिया प्रोटीन की कमी से शरीर में पर्याप्त मात्रा में लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बन पाती हैं, जिससे खून की कमी हो जाती है, जिसे एनीमिया कहते हैं। ठीक है, मतलब प्रोटीन की कमी से शरीर में पर्याप्त मात्रा में लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, आरबीसी होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं वो नहीं बन पाती हैं, जिससे खून की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, जिससे खून की कमी हो जाएगी। इसको हम क्या कहेंगे? अगर खून की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में तो हम उसको क्या कहेंगे? एनीमिया कहें। इसको हम एनीमिया कहते हैं, जिसके कारण से कमजोरी और थकान महसूस होने लगता है। अगर एनीमिया रोग हो जाएगा तो आप कैसे पहचान करेंगे? बताइए क्या है? उसमें कमजोरी और थकान महसूस होने लगता है। ठीक है, कमजोरी और थकान महसूस होने लगता है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रोटीन की कमी से प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, जिससे व्यक्ति अधिक बीमार पड़ने लगता है। अगर थकान होने लगेगी, कमजोरी हो जाएगी, तो जो कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली है वो प्रोटीन की कमी का प्रतिरक्षण प्रणाली है। मतलब जो प्रोटीन की कमी होगी तभी तो प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होगी। ठीक है, जिससे व्यक्ति अधिक बीमार पड़ने लगता है। ठीक है, ये एनीमिया है। रक्त की कमी हो जाएगी, थकान होने लगेगा, कमजोरी महसूस हो जाएगी, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाएगी, और क्या है? जिससे व्यक्ति अधिक बीमार पड़ने लगता है। ये सारी चीज क्या हो जाएंगे? एनीमिया के लक्षण है। हड्डियों की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी मतलब हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं। सीधी सीधी बात, हड्डियों में कमजोरी होने लगती है। हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रोटीन आवश्यक है। हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रोटीन आवश्यक है। और क्या आवश्यक है? कैल्शियम भी आवश्यक है। ठीक है, प्रोटीन आवश्यक है, इसीलिए इसकी कमी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। इसकी कमी से, किसकी? प्रोटीन की कमी से जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर हो सकती हैं और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। और फ्रैक्चर का क्या हो जाएगा? जब हड्डियां कमजोर हो जाएंगी तो जल्दी से जब कोई थोड़ा सा गिरेगा या लुढ़क जाएगा, थोड़ा सा चलते फिरते गिर जाएगा, तो उसका क्या होगा? फ्रैक्चर का खतरा क्या हो जाता है? जल्दी से टूट जाता है, फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। अगला देखिए, मांसपेशियों का कमजोर होना। जो अगला है, प्रोटीन की कमी से जो मांसपेशियां होती हैं वो कमजोर होने लगती है। मांसपेशियों की संरचना और कार्य के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण है। जो मांसपेशियां होती हैं उनकी संरचना के लिए, उनके कार्य के लिए प्रोटीन क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी कमी पर
होने पर मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और मांसपेशियों का क्षय होने लगता है। मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और इनका क्षय होने लगता है। अब अगला देखिए प्रोटीन का अवशोषण। अगला हेडिंग अभी तक आपने देखा है प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। अब आप देखेंगे प्रोटीन का अवशोषण। प्रोटीन का अवशोषण, प्रोटीन का अवशोषण, पचे हुए प्रोटीन का पचे हुए प्रोटीन का अवशोषण मुख्य आहार नाल के छोटी आंत में होता है। जो हम प्रोटीन लेते हैं, जब वो प्रोटीन खाने के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है, भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है, तो जब पचे हुए प्रोटीन, जब हम उसको पचाते हैं तो पचे हुए प्रोटीन का जो अवशोषण होता है मुख्य आहार नाल और छोटी आंत में होता है। अगर आपसे कोई पूछे प्रोटीन का अवशोषण कहाँ होता है, तो मुख्य आहार नाल और छोटी आंत में होता है। आंत में 60% प्रोटीन अवशोषित होता है। जो हमारी आंत होती है उसमें क्या है, छोटी आंत होती है, उसमें 60% प्रोटीन क्या होता है, अवशोषित होता है। कुछ हद तक, अगला देखिए, कुछ हद तक प्रोटीन आमाशय एवं बड़ी आंत में भी होता है। जो कुछ हद तक जो प्रोटीन होता है वो आमाशय और बड़ी आंत में भी अवशोषित होता है। 28% प्रोटीन बड़ी आंत में अवशोषित होता है। कुछ मतलब 28% जो प्रोटीन होता है वो क्या है, छोटी आंत में 60% प्रोटीन अवशोषित होता है और बड़ी आंत में 28% प्रोटीन क्या होता है, अवशोषित होता है। 11% प्रोटीन जो होता है आमाशय में अवशोषित होता है। 11% प्रोटीन आमाशय में अवशोषित होता है। प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन का उत्पादक वाला रेशा नाइट्रिक भी अवशोषित होता है। ठीक है, अभी देखेंगे जो आपके प्रोटीन होते हैं वो आपके शरीर में कहाँ कहाँ अवशोषित होते हैं। छोटी आंत में, बड़ी आंत में, ठीक है, आमाशय में, और क्या है, आमाशय के प्रोटीन अवशोषित करते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन का उत्पादक रेशा और नाइट्रिक भी अवशोषित होते हैं। ये सारे प्रोटीन का अवशोषण है कि जब प्रोटीन हम ग्रहण करते हैं, भोजन के साथ लेते हैं, तो वो जो प्रोटीन है वो कहाँ कहाँ अवशोषित होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, प्रोटीन कुपोषण के, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण। प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो कुपोषण के कारण, मतलब अगर हम प्रोटीन नहीं लेते हैं और तो कैसे, क्यों नहीं लेते हैं, क्या कारण है, इससे क्या आ जाएगा, कुपोषण के कारण। मतलब कुपोषण भी हो सकता है, गरीबी। ठीक है, अगर बहुत सारे व्यक्ति हैं जो लेबर हैं और बहुत कम पैसे कमाते हैं, वो मुख्य रूप से जो पूर्ण प्रोटीन है वो नहीं ले पाते हैं, तो क्या है, उनके लिए गरीबी के कारण भी मतलब कुपोषण हो सकता है। ठीक है, गरीबी के कारण अगर उच्च कोटि का प्रोटीन वो नहीं ले पाएंगे, उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो उसके कारण भी क्या हो जाएगा, कुपोषण हो जाएगा। प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात कुपोषण हो जाएगा। अब देखिए गरीबी, यह मुख्य कारण है क्योंकि अंडे, मांस, मछली और दूध जैसे पोषक तत्वों को भरपूर खाद्य पदार्थ में महंगे होते गए हैं। जो अंडे हैं, मांस है, मछली है, वो क्या है, दूध है, वो भरपूर खाद्य पदार्थ हैं, वो क्या है, महंगे होते हैं। और कई लोग इसके लिए क्या है, अपर्याप्त मतलब पैसे न होने के कारण वो ये खा पी नहीं पाते हैं, और क्या है, गरीबी के कारण भी कुपोषण के कारण हो सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है बढ़ती आबादी, मतलब बढ़ती जनसंख्या के कारण भी कुपोषण हो सकता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे, हमारी जो आमदनी है, जो हमारा आय है वो कम है, और जनसंख्या, हमारे घर में बच्चों की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है, तो हम पूर्ण रूप से अगर उनके ऊपर व्यय नहीं कर पा रहे हैं, उतनी हमारे पास पैसे नहीं है, तो उसके लिए भी क्या है, कुपोषण हो सकता है बढ़ती आबादी के कारण। अब देखिए, तेजी से जनसंख्या वृद्धि, तेजी से जनसंख्या वृद्धि, तेजी से जनसंख्या वृद्धि, नौकरी, एक मिनट, तेजी से जनसंख्या वृद्धि नौकरी के अवसर और खाद्य उत्पादन की तुलना में अधिक है।
मतलब जो नौकरी का उत्पादक है वो कम है, मतलब बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से जो नौकरी है जो वो कम है, और खाद्य का उत्पादन की तुलना में खाद्य पदार्थ जो है वो महंगे से महंगे हैं, ठीक है, जिससे गरीबी बढ़ती और भोजन की कीमत आम आदमी तक पहुंच से बाहर है। जो मतलब गरीबी है वो बढ़ रही है, और जो भोजन है, ठीक है, वो कीमत है वो इतना महंगा हो रहा है कि लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसके कारण भी प्रोटीन की कमी हो जा रही है और लोगों में कुपोषण हो जा रहा है, ठीक है। अब कह रहा है अपर्याप्त भोजन आपूर्ति, मतलब अपर्याप्त मतलब पर्याप्त रूप से हम भोजन अच्छे क्वालिटी का नहीं ले पा रहे हैं, उसमें क्या है भोजन आपूर्ति की कमी हो रही है, इससे भी हमारे प्रोटीन की कमी हो जाएगी और क्या है कुपोषण हो जाएगा। अब देखिए असमान विवरण, ठीक है, कारों और परिवहन लागतों के कारण विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ जाती हैं। मतलब परिवहन लागतों के कारण, मतलब बहुत दूर दूर से वो खाद्य पदार्थ आ रहे हैं और परिवहन के द्वारा ही आ रहा है, उसके जो लागत है वो बढ़ जा रहे हैं, ठीक है, खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ जाती है। मातृ पोषण की कमी, मतलब उसमें मातृ पोषण में कमी, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए अपर्याप्त भोजन में कुपोषण, बच्चे में जन्म लेते हैं। ये मतलब अपर्याप्त भोजन की पूर्ति, और ये अगला भी है, देखिए यहाँ से अगला पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें क्या अपर्याप्त भोजन में आपको बताया है असमान वितरण और परिवहन लागत के कारण, मतलब असमान मतलब समान रूप से वितरण न होने के कारण परिवहन, जैसे दूर दूर से जो भोज्य पदार्थ आते हैं वो परिवहन के मतलब परिवहन से आते हैं और उनकी जो लागत है, जो कीमत है वो बढ़ जा रही है, और वो क्या विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ की कीमतें बढ़ जाने के कारण लोगों तक वो नहीं पहुंच पा रहा, इसके कारण से भी क्या हो जा रहा है कुपोषण बढ़ जा रहा है। मातृ पोषण में कमी, मतलब गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए अपर्याप्त भोजन और कुपोषण से कुपोषित बच्चे जन्म ले रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि गर्भवती और स्तनपान, अभी आप बताए हैं कि स्तनपान कराने वाली माताओं को हम धात्री कहते हैं, ठीक है, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पर्याप्त भोजन से कुपोषित बच्चे जन्म ले रहे हैं। जाहिर सी बात है मातृ कुपोषण की कमी, मतलब कुपोषण की, अगर माता को कुपोषण की कमी हो जाएगी तो जो बच्चा जन्म लेगा वो भी क्या होगा कुपोषित ही होगा, है, ठीक है, वो भी क्या होगा कुपोषित ही होगा। अनुसूचित एवं दूध छुड़ाना, एक निश्चित उम्र के बाद केवल स्तनपान पर निर्भर बच्चों को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। मतलब जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे माँ ऐसे होती हैं जो लंबे टाइम तक अपने बच्चों को क्या करती हैं स्तनपान कराती हैं, फीडिंग कराती रहती हैं, और उनको टाइम से उनका स्तनपान न छुड़ाने के कारण उनके जो मतलब पोषक तत्व होते हैं वो भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। इसके कारण से भी क्या हो जाते हैं कुपोषण हो जाता है, इसके कारण से प्रोटीन की कमी हो जाएगी और प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण हो जाएगा, ठीक है। पोषण संबंधित अज्ञानता, मतलब जो पोषण हम लेते हैं अगर उससे संबंधित हम अज्ञान है, मतलब नहीं जानते हैं कि कौन कौन से हमें पोषक तत्व लेना है जिसमें प्रोटीन मिले और भी पोषक तत्व मिले, अगर ये ज्ञान हमारे अंदर नहीं है तभी भी क्या हो जाएगी कुपोषण हो सकता है, ठीक है। सस्ते पौष्टिक खाद्य पदार्थ और पकाने में अनुचित तरीके के बारे में ज्ञान की कमी जो पोषक तत्वों को नष्ट कर देता है, ठीक है। कहने का मतलब है सस्ते पौष्टिक खाद्य पदार्थ और पकाने, जब हम भोजन पकाते हैं अनुचित तरीकों से, मतलब बहुत सारे चीज़ को आप देखते होंगे, आटा को आप चाल करके रोटी बनाते हैं, जबकि आटा को चाल करके रोटी नहीं बनाना चाहिए, उसके सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। बहुत सारी सब्जियां ऐसे होती हैं जो हम पहले धुलते हैं और बाद में कट करते हैं, और आप लोग क्या करते हैं उसको पहले कट कर लेते हैं और फिर धुलते हैं, तो ऐसे अज्ञानता की कमी होगी तो उसके कारण पोषक तत्वों में क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, और क्या है पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे, इससे भी कुपोषण बढ़ सकता है अज्ञानता की कमी के कारण, ठीक है। अगला देखिए भोजन संबंधित गलत आदतें, भोजन संबंधित गलत आदतें,
अनियमित भोजन का समय, दो भोजन के बीच लंबा अंतराल, वसा युक्त मसालेदार भोजन का अधिक सेवन से उपापचय डायरिया हो जाता है। डायरिया के कारण पोषक तत्व का अवशोषण ठीक रूप से नहीं हो पाता है, जिससे कुपोषण हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है अनियमित, कि कोई नियम नहीं है, कोई तरीका नहीं, जब भी कुछ मिल गया और हम खा लिए, जब भी कुछ देखे मुझे अच्छा लगा और स्वादिष्ट है हम खा लिए। इस अनियमित भोजन, अनियमित समय के कारण भी क्या हो जाते हैं, कुपोषण, उपापचय जो होता है वो ठीक नहीं होता है। दो भोजन के बीच में अंतराल, अगर हम भोजन लिए हैं और तुरंत फिर हम भोजन ले, अंतराल ना रखें, वसा और मसालेदार अधिक भोजन के सेवन से, ठीक है, डायरिया हो जाता है। डायरिया के कारण पोषक तत्वों की अवशोषण ठीक से, मतलब डायरिया क्यों होता है, जब हम तुरंत भोजन लेंगे, अंतराल नहीं रहेगा बीच में, तो पोषक का तत्व क्या हो जाता, अवशोषित हो जाता, ठीक रूप से नहीं हो पाता, जिससे कुपोषण हो जाते हैं। ठीक है, अब कह रहा है धार्मिक और सामाजिक अंधविश्वास। धार्मिक और सामाजिक अंधविश्वास, कुछ मान्यताएं प्रोटीन, कुछ आहार, मतलब कुछ मान्यताएं प्रोटीन और उपयुक्त आहार जैसे मांसाहारी भोजन लेने से रोकती हैं। इसके अलावा सामाजिक असामान्यताएं, जहां परिवार में पुरुष पहले खाते हैं और महिलाओं को कुछ बचा हुआ भोजन मिल जाए, महिलाओं में कुपोषण का कारण बन जाता है। ठीक है, आज के पहले के समय, कुछ साल पहले, अब तो ऐसा नहीं है, आप जानते होंगे कि पुरुष सत्तात्मक समाज था, तो जब भोजन घरों में बनता था, आज में कुछ गांव में ऐसे हैं, जब भोजन घरों में बनता था तो पहले पुरुष और बच्चे भोजन ग्रहण करते थे। ठीक है, जो बाद में बचा खुचा होता था वो महिलाएं खा के सो जाती थी। ठीक है, तो उनमें कुछ मिला कुछ नहीं मिला। ठीक है, उसमें धार्मिक और सामाजिक अंधविश्वास के कारण भी कुपोषण हो जाता था। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कुछ मान्यताएं जैसे मांसाहारी भोजन लेने से रोकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक असमानताएं, जहां परिवार में पुरुष पहले खाते थे, अभी आपको बताया ना, जहां परिवार में पुरुष पहले खाते थे और महिलाओं को बचा हुआ भोजन मिलता था, महिलाओं में कुपोषण का कारण बन जाता था। जब बचा कुचा भोजन खाती थी और उनको कुछ मिलता था कुछ नहीं मिलता था, कुछ भोज्य पदार्थ उनको मिलता था कुछ नहीं मिलता था, इसके कारण भी कुपोषण हो जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। ठीक, आजकल ऐसा नहीं है, एक साथ सारे लोग बैठ के खा रहे हैं। गंदगी, गंदा बासी भोजन, गंदा पानी और अस्वच्छ हवा शरीर में रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं को प्रवेश कराते हैं, जिससे बीमारियां होती हैं और कुपोषण हो जाता है। ठीक है, गंदगी के कारण भी कुपोषण फैलेगा। आप बहुत अच्छा भोजन बना के खाइए, अगर आपके आसपास गंदगी है, मक्खियाँ भिनक रही हैं, मच्छर आपके भोजन में गिर गए, तो क्या हो, संक्रमक हो जाएगा और क्या है, इससे भी हमारे शरीर में कुपोषण हो जाएगा। ठीक है, भोजन, गंदा पानी, अस्वच्छ हवा शरीर में रोग पैदा करने वाली जीवाणुओं को प्रवेश कराते हैं, जिससे बीमारियां होती हैं और कुपोषण फैल जाता है। ये सारे आपके क्या थे, खत्म हो गया टॉपिक। अब देखिए ये क्या थे आपके, मतलब प्रोटीन से कुपोषण के कारण, अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो कुपोषण हो जाएगा। ठीक है, अब तक आप लोगों ने देखा है प्रोटीन। ठीक है, ये थोड़ा सा टॉपिक लंबा है, आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा और आपको बिल्कुल समझ में आएगा, हम गारंटी के साथ कर रहे हैं। और जो आपके अमीनो एसिड हैं वो आप ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। आपको हम ट्रिक बताए हैं कि क्योंकि 20 हैं तो बहुत सारे आप याद करने में आपको कठिनाई होगी, तो आपको बताया है ना कि इसका ट्रिक है आही, आला, मृत, फ्रित, बैलू। तो ऐसे और भी जो 10 बचे हैं, आ से आइसोल्यूसिन, ही से हिस्टिन, आर से आर्जिनिन, ला से लाइसिन, मी से मिथियोनिन, थ्री से थ्रियोनाइन और फ्री से फिनाइल और टी से टिप्थिन और बे से बेलिन, ल्यू से ल्यूसिन। आ ही, याला, मृत, फ्रित, बैलू, इसके माध्यम से ऐसे हम मेरा ट्रिक है, आप भी बहुत सारे ट्रिक बना के और जो 10 अमीनो अम्ल हैं उसको भी आप याद कर सकते हैं। इसमें आपके 10 हो गए, ये 5 हो गए
और 5 जो आपके हैं वो अनावश्यक अमीनो अम्ल के हैं। ये भी आप अपने एक एक शब्द सामने से उठाइएगा और ट्रिक बना लीजिएगा, बहुत इजी में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आपका प्रोटीन खत्म हो गया। अब आपको हम पढ़ाएंगे कैल्शियम। ठीक है, अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक करिएगा, अपने फ्रेंडों के पास शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखिएगा। थैंक यू।